तो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर्स के फार्मूलाज। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो सॉल्यूशन चैप्टर में अगर देखा जाए सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन एक आपका होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। अब अगर हम लोग इसमें देखें तो हमारे जो सिलेबस में है वो है बाइनरी सॉल्यूशन। सिर्फ पढ़ना क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन। तो अगर बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो बाइनरी सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट हो और दूसरा सॉल्वेंट हो, एक सॉल्यूट हो दूसरा सॉल्वेंट हो। तो अब जब सॉल्यूट होगा तो सॉल्यूट को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे B और सॉल्वेंट को मानेंगे A। पूरे पूरे जितने भी फार्मूले डिस्कस करूंगा उन सब में यही चीज होगा, सॉल्यूट होगा B, सॉल्वेंट होगा A। तो सॉल्यूट का अगर हम लोग देखेंगे मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू हम लोग मान रहे हैं WB और सॉल्वेंट का मास मानेंगे क्या? WA। अगर हम इनके मोलर मास की बात करेंगे, मोलर मास, तो इनका मोलर मास होगा MB और इनका मोलर मास होगा MA। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का होगा टर्म क्या? V और डेंसिटी अगर आ गया कहीं पे, डेंसिटी को मानेंगे क्या? D। ये ध्यान देना कि हमारे पास ये टर्म्स हमने मान लिए कि हमने जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना क्या? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या होता है कि एक सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होगा और ये जो सॉल्यूशन हमारे में है वो है क्या? बाइनरी सॉल्यूशन। अपने सिलेबस में क्या है सर? बाइनरी सॉल्यूशन है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में आपके पास दो चीजें हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट को हमने माना B और सॉल्वेंट को माना A। तो जो सॉल्यूट हुआ तो वहां पे आया क्या कि मास इसका WB और सॉल्वेंट का WA, मोलर मास इसका MB, कैपिटल MB और इसका कैपिटल MA मान लिया। वॉल्यूम क्या हो गया? V और डेंसिटी क्या मान लिया? D। ठीक, अब इन टर्म्स के आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो अब देखो, पहला जो सबसे पहला टर्म आपको मिलता है कंसंट्रेशन टर्म्स। सबसे पहले यहाँ पे हमको देखना है कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या क्या आएंगे भाई? सबसे पहला आता है PPH। PPH का मतलब होता है क्या? पार्ट्स पर 100। पार्ट्स पर 100, 100 के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए पार्ट्स पर 100, तो पार्ट्स पर 100 में हमारे पास आते हैं परसेंट W/W, परसेंट W/V, परसेंट V/V। ये हमारे पास आता है V/V। यह तो परसेंट W/W, परसेंट W/V, परसेंट V/V का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे हो गया क्या? वेट बाय वेट। तो यहाँ वेट बाय वेट ये होगा, वेट बाय वॉल्यूम होगा, वेट बाय वॉल्यूम होगा। और अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ये हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये दिया है तो इसका मतलब आप समझ जाओ, यानी बाय वेट दे बाय वॉल्यूम दे। बाय वॉल्यूम खाली लिखा है तो V/V होगा, बाय वेट दिया है क्वेश्चन में तो W/W होगा। अगर आपसे कहा है कि वेट बाय वॉल्यूम है तो W/V, या अकॉर्डिंग टू मास है तब भी W/W, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम है तो V/V, अगर अकॉर्डिंग टू वेट बाय वॉल्यूम है तो आप ये होगा सीधा सीधा। ठीक, तो अब अगर यहाँ पे ध्यान दो कि आपके पास तीन टर्म्स परसेंट के टर्म में आ गए। कौन कौन से आ गए भाई? एक आया परसेंट W/W, दूसरा परसेंट W/V और तीसरा परसेंट V/V। तो अगर W/W को देखा जाएगा तो W का मतलब हो गया वेट। तो ये हो जाएंगे, इन फार्मूलाज को हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग इनको एक्सपेंड करना है। तो W/W का मतलब हुआ वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। नीचे क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा? 100%। निकालो में अगर वेट बाय वॉल्यूम है तो ऊपर क्या हुआ? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो गया? 100 हो गया। यहाँ पे V/V है तो मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा? 100। तो इस तरह पे हमारे सवाल लगेंगे। जैसे मान लो हमको एक जनरल सा दे दिया, अब अगर इन टर्म्स में रखना चाहोगे तो इन टर्म्स में रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां से अगर देखा जाए
तो इसमें हम लोग सवाल लगाते हैं भाई, सवाल पे कैसे देता है वो समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपको दिया 5% NaCl सोल्यूशन और यहाँ पे दे दिया वेट बाई वेट, वेट बाई वेट। तो अब इतने का सेंस समझो कि 5% NaCl सोल्यूशन है और वो कैसा है, वेट बाई वेट है। तो ये जो 5 आता है वो NaCl के लिए आता है और ये NaCl किसके है, W का है। बाकी परसेंट का सोल्यूशन, सोल्यूशन का W, तो मतलब 5 लिख लिया और W का मतलब हो गया ग्राम और है क्या, NaCl। ये प्रेजेंट है, परसेंट का मतलब 100 और W का मतलब ग्राम और सोल्यूशन का मतलब सोल्यूशन। तो ये 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। या इसी को लिख सकते हैं कि 5 ग्राम NaCl डिजॉल्व्ड है 100 में से 5 को माइनस कर दो, बच गया 95 ग्राम H2O में। दोनों लिख सकते हो ये दोनों। अगर इसी तरह से बोल दिया आपको कि बताइए भाई 15% NaOH सोल्यूशन और दिया है कैसा, वेट बाई वैल्यूम। तो इनका मतलब क्या हुआ कि जो 15 है वो NaOH के लिए आया है और NaOH का क्या है, W है। तो मतलब हुआ क्या, 15 ग्राम, W का मतलब ग्राम, क्या है भाई, NaOH है और प्रेजेंट कितने में है, परसेंट का मतलब 100 और V का मतलब है ml और ये किसमें हो गया, सोल्यूशन के। यानी ये हो जाएगा 15 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो ये ध्यान देना कि अगर वेट लिया गया है तो किसमें लेना है, ग्राम में। ये भी किसमें लेना है, ग्राम में। ये है ग्राम में और ये है ml में, ये ml में और ये भी किसमें होगा, ml में। ठीक है, अब एक और टर्म ले लेते हैं। जैसे हमसे कहा कि अगर मान लीजिए, ये बताइए भाई कि आपके पास आ गया 20% HNO3 सोल्यूशन और V बाई V। तो इसका सेंस क्या हुआ, इसका सेंस ये होगा कि जो 20 है, 20 वो किसके लिए आया, HNO3 के लिए। HNO3 किसके लिए आया, V के लिए। मतलब क्या हुआ, 20 V का मतलब ml, 20 ml HNO3 प्रेजेंट है, परसेंट का मतलब 100 और V का मतलब ml और सोल्यूशन। तो इसका मतलब ये होगा 20 ml HNO3 प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सोल्यूशन। यहां तक फटाफट नोट करें, आगे चलते हैं। तो बच्चों हम अपने अगले टर्म पे आते हैं और अगला टर्म हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन। इसके बाद मोलारिटी देखेंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, तो अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जीटा से। किससे प्रेजेंट करेंगे, जीटा से। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करना है, जीटा से। अब मोल फ्रैक्शन जब जीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन होगा क्या, हमारे पास सोल्यूशन है और सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, एक है सॉल्यूट और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। एक है सॉल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट। तो हमने मान लिया कि जो सॉल्यूट है इसके मोल्स Nb हैं और सॉल्वेंट के मोल्स क्या हो गए, Na हो गए। तो मोल फ्रैक्शन बताना, तो मोल फ्रैक्शन आप अगर सॉल्यूट की बात करेगा तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के मोल्स ऊपर अपान टोटल मोल्स Na प्लस Nb। अगर आपसे पूछा गया जीटा सॉल्वेंट बताओ, जीटा सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, Na अपान Na प्लस Nb। यानी ऊपर जिसका पूछा गया अपान टोटल मोल कर दो, वो आ जाएगा उसका क्या, मोल फ्रैक्शन। क्या जाएगा भाई, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। चलिए ठीक है, जीटा सॉल्यूट ये हो गया, जीटा सॉल्वेंट ये होगा। इसके बाद अगर हम लोग जीटा सोल्यूशन की बात करेंगे तो जीटा सोल्यूशन क्या होगा, जीटा सोल्यूशन होता है क्या, जीटा सॉल्यूट और प्लस जीटा सॉल्वेंट, ये हो जाएगा। तो अगर जीटा सॉल्यूट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, Nb अपान Na प्लस Nb और जीटा सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, Na अपान Na प्लस Nb। अगर जोड़ेंगे तो एलसीएम यही हो जाएगा, ऊपर Na प्लस Nb, नीचे Na प्लस Nb, ये हो जाएगा पूरा कट जाएगा, पूरा कट गया। आया कितना, 1। तो यानी यह है 1 आया और साथ में यह यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। कैसी होती है भाई, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो मोल फ्रैक्शन को आप लोग ऐसे बताओगे, यानी हमको कंक्लूजन यहां से मिल गया कि जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू, ये होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
1, यानी एक सोल्यूशन के अंदर कितना भी कंपोनेंट हो अगर सबको सम कर दिया जाए तो कितना होगा, 1 होगा। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग कि अगर कह दिया कि 54 ग्राम वाटर, 54 ग्राम जल वाटर है और उसके अंदर, इसके अंदर हम लोगों ने मिला दिया है सपोज मान लो 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH। तो ध्यान दो, अब यहाँ पे 40 ग्राम 54 ग्राम H2O है, 40 ग्राम यहाँ पे NaOH मिलाया तो होगा क्या, यहाँ पे ये हो गया सॉल्वेंट, ये हो गया सॉल्वेंट और ये हो गया सॉल्यूट। तो अगर यहां से हम लोग निकालें कि जीटा NaOH तो होगा क्या, NaOH अपान NaOH प्लस NH2O। तो बताओ भाई NaOH कितना हो गया, ग्राम मास इसका कितना दिया है, चलो ग्राम मास इसका 40 और NaOH का मोलर मास भी कितना होगा 40, तो 40/40/40/40 प्लस 54 ग्राम है तो 54 अपान 18, H2O का कितना होता है 18। इनको करो 40 से 40 उड़ गया तो यानी हो गया 1/1 प्लस 18 तियां 54 3, तो यानी आ गया 1/4। अच्छा जब ये 1/4 हो गया तो जीटा H2O कितना हो जाएगा भाई, जीटा H2O इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। पूरे सोल्यूशन का कितना होता है 1, अब पूरे सोल्यूशन में NaOH कितना 1/4, तो 1 में से 1 माइनस 4 कर दो, तो जब 1 माइनस 4 कर दोगे तो बचेगा क्या यहाँ पे 3/4। अब दोनों को सम करके भी देख लो, जीटा NaOH और प्लस जीटा H2O, दोनों को सम करो, इसका कितना आया 1/4 और प्लस इसका कितना आया 3/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1, यानी जीटा सोल्यूशन कितना हो गया 1 हो गया, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल से मोल कट गया, यानी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, कोई यूनिट नहीं आएगी। ये रहा आपका मोल फ्रैक्शन। इस पर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके बोर्ड में। मोल फ्रैक्शन होता है ओवर, अब आते हैं मोलरिटी के ऊपर, फटाफट नोट करें। तो चलिए बच्चों, हमारा अगला टर्म क्या है मोलरिटी। अब मोलरिटी क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखो मोलरिटी कैसे डिफाइन करोगे। तो मान लो हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास कुछ सॉल्यूट है। तो जो सॉल्यूट है तो सॉल्यूट के हमने मोल्स मान लिए NB, सॉल्यूट को NB, क्योंकि सॉल्यूट को B ही मानेंगे आप हमेशा, क्या ध्यान दीजिए। और यहाँ पे हमने मान लिया ये सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब यहाँ पे जो सॉल्वेंट आया इसका हमने यानी पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम मान लिया हमने V, पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम हो गया V, ये हो गया क्या NB। तो अगर हम मोलरिटी को दिखाएं तो मोलरिटी को कैपिटल M से दिखाते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किस में चाहिए लीटर में चाहिए, किस में चाहिए लीटर में। ये क्या होती है मोलरिटी होती है, ये क्या होती है मोलरिटी होती है। यानी आप मोलरिटी इज इक्वल टू लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और लीटर में नहीं है तो हम लोग उसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 1000 से, यानी कैपिटल M इज इक्वल टू लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी WB अपॉन MB, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम अगर ग्राम ml में दिया हुआ है ml में, तो कितने से डिवाइड करना है 1000 से। ये आपका फार्मूला होगा, ठीक है। और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट टर्म याद रखिएगा कि वाटर की मोलरिटी H2O की मोलरिटी वो होती है 55.55। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। वाटर की मोलरिटी कितनी होती है 55.5555 एंड सो ऑन, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत। आगे चलते हैं डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि हमारे पास ये तो बना हुआ था, हमारे पास ये एक सोल्यूशन था जिसमें हमारे पास मोलरिटी थी इसकी M और यहाँ पे इसका वॉल्यूम था V और इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे NB, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहा है क्या पानी मिला दिया गया, क्या मिलाया गया H2O मिलाया गया। जब पानी मिलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है क्या भाई वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम क्या होगा बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ क्यों रहा है, ध्यान दो, पानी को मिलाओगे तो इसका जो वॉल्यूम था वो बढ़ेगा। तो मान लिया वॉल्यूम ये हो गया, यहाँ तक पानी हो गया, ठीक। यहाँ तक पूरा सोल्यूशन बनके तैयार हो गया। इसमें सोल्यूशन में हमने पानी मिलाया तो सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया, तो यानी सोल्यूशन का पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में कितना हो गया V2 हो गया।
अब भाई देखो यहाँ पे कि जो मोलरिटी है, मोलरिटी, तो मोलरिटी को अगर देखा जाए तो मोलरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये हो गया, वॉल्यूम हो रहा है, तो यानी अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो अब ये जब घटा तो यानी मोलरिटी हमने मान लिया M1 और यहाँ पे मोलरिटी हो जाएगी M2। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, सिर्फ पानी मिला रहे हो, जब सिर्फ पानी मिला रहे हो यानी ये नो चेंज होगा, ये कांस्टेंट होगा। ठीक, अब एक चीज और ध्यान रखना, जब भी डाइल्यूशन होगा तो ये हमेशा याद रखना M1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन M2। डाइल्यूशन की कंडीशन में M1 हमेशा M2 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ पे रिलेशन बना देते हैं भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? M1 इज इक्वल टू NB अपान V1, और ये होगा क्या? M2 इज इक्वल टू NB अपान V2। अब इसको हम लोग एक तरफ कर लेते हैं, तो M1 V1 इज इक्वल टू NB, इक्वेशन नंबर 1, और ये हो जाएगा क्या? M2 V2 इज इक्वल टू NB, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो NB RHS में बराबर है तो LHS भी बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर 1 और 2 से देखा जाए तो M1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M2 V2। ये डाइल्यूशन की कंडीशन होती है, ये याद रखना। डाइल्यूशन में M1 हमेशा जो होगा M2 से क्या होगा? बड़ा। अब बात कर लेते हैं केस थर्ड में मिक्सिंग टू डिफरेंट सोल्यूशन। अगर दो डिफरेंट सोल्यूशन को मिला रहे हो, मान लो ये हमारे पास सोल्यूशन A था और ये सोल्यूशन हमारे पास क्या हो गया? B हो गया, ये B हो गया। तो मान लो अब सभी टर्म्स को देखते हैं, तो इसमें अगर हम लोगों के पास है क्या? सोल्यूशन A में हमारे पास था NB मोल्स थे भाई इसके टोटल। इनके पास कितना था? इनके पास इसका वैल्यूम कितना था? V1 मान लो, इसका मोलरिटी क्या हो गया? M1 हो गया। अगर इनकी बात करें तो इनमें क्या हो जाएंगे? N1 N2 मान लेते हैं, चलो N1, और इसमें क्या हो जाएगा? N2, इसमें क्या हो जाएगा? इसका V2, और इसका क्या हो जाएगा? M2। अब भाई जब दोनों को मिलाओगे तो दोनों को मिलाने के बाद क्या हो जाएगा? ये N1 प्लस N2 हो जाएगा, इसका वैल्यू V1 प्लस V2 हो जाएगा, और इसकी मोलरिटी M3 हो जाएगी। क्या होगी? M3 होगी। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग फार्मूला यूज करें, यहाँ पे आएगा क्या? N1 इज इक्वल टू M1 V1, यहाँ पे N2 इज इक्वल टू आएगा M2 V2, यह आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम M3 लिखें तो M3 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो N1 प्लस N2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V1 प्लस V2। अब इस वाले फार्मूले पे इन दोनों से सब्स्टिट्यूट कर दो, इन दोनों जैसे, तो M3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M3 इज इक्वल टू N1 की जगह पे रखो भाई M1 V1 प्लस N2 की जगह पे M2 V2 अपान क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। ये कब लगाओगे भाई? जब डाइल्यूशन की कंडीशन आएगी, मिक्सिंग की आएगी तब। जब दो डिफरेंट सॉल्यूशंस को मिक्स करोगे तो आपकी मोलरिटी ये होगी, डाइल्यूशन करोगे तो मोलरिटी ये होगी, और नॉर्मल मोलरिटी आपका फार्मूला ये होता है। वाटर की मोलरिटी याद रखना कितना होता है? 55.55। क्लियर है? चलिए यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं मोलरिटी। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे मोलरिटी के बारे में। किसकी बात करेंगे? मोलरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करोगे तो मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये होती है आपकी मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यानी हम लोग स्मॉल m इज इक्वल टू लिख सकते हैं WB अपान MB अपान क्या हो जाएगा? अपान क्या होगा भाई? MA मास ऑफ WA मास ऑफ सॉल्वेंट अपान क्या हो जाएगा? 1000, अगर ये ग्राम में रहा तो मोलरिटी का फार्मूला ये आ जाएगा। अब मोलरिटी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि आपका इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे चल के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या आएगा? केएफ इंटू एम।
तो दोनों जगह मोलरिटी आने वाली है, इसलिए मोलरिटी को काफी अच्छे से देख लो। मोलरिटी का स्मॉल m नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये होगी क्या आपकी मोलरिटी। क्या होगी भाई? मोलरिटी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। मोलरिटी का भी फार्मूला नोट डाउन करें आप। चलिए नेक्स्ट, अगर अब अगले की बात करें तो अगला हमारा है क्या? नॉर्मेलिटी। क्या है? नॉर्मेलिटी। चलो नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से दिखाओगे तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें चाहिए? लीटर में चाहिए। चलो भाई, अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को देखिए, यहाँ पे फिर फार्मूला आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा क्या? ग्राम मास, ग्राम मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मोलर मास, मोलर मास अपॉन क्या होगा? x, वेयर x इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर, वेयर x इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर, जहां पे x क्या होगा? एक वैलेंसी फैक्टर होगा। अब यहाँ पे x को कैसे निकालोगे? अगर एसिड हुआ तो एसिड की बेसिसिटी चेक करोगे आप, एसिड की बेसिसिटी, दैट मीन्स कितना H प्लस आयन फर्निश कर रहा है, कितना H प्लस आयन दे रहा है। अगर बेस हुआ तो बेस के लिए आप क्या देखोगे? इसकी एसिडिटी देखोगे। एसिडिटी का मतलब कितने OH आयन फर्निश कर रहा है सॉल्यूशन के अंदर। अगर साल्ट हुआ तो साल्ट में आप देखोगे टोटल पॉजिटिव और टोटल निगेटिव, सिर्फ एक को लेना, चाहे पॉजिटिव लो चाहे निगेटिव। तो साल्ट में चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, बेस में क्या लेना है आपको? OH और एसिड में H प्लस। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे दे रहा हूं आपको, ध्यान दो। अगर हमारे पास HCl आ गया तो HCl से क्या होगा भाई? एक H प्लस निकलेगा, एक H प्लस निकला तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? एक। H2SO4 की बात कर लेते हैं, किसकी बात करें? H2SO4। अब H2SO4 में देखोगे तो 2 H प्लस निकलेगा, इनका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? एक। अगर हम HNO3 की बात कर ले तो HNO3 से कितना H प्लस निकलेगा? एक, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? एक। H3PO4 की बात कर रहे हैं तो इसका वैलेंसी फैक्टर 3 H प्लस निकलेगा, तो X बराबर हो गया 3। बट यहाँ पे H3PO3 आ गया, यहाँ से 2 H प्लस निकलता है जिसका वैलेंसी फैक्टर आता है 2। यहाँ से H3PO2, X3 नहीं, H3PO2 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से 1 H प्लस निकलेगा जिसका वैलेंसी फैक्टर होगा 1। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, और ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसको हैशटैग लगा के याद करना, क्योंकि S3 तीनों में दिखता है तो ऐसा लगता है 3 H प्लस निकलेगा, जबकि H3PO4 में 3 H और H3PO3 में 2 और H3PO2 में केवल 1 निकलता है। तो वैलेंसी फैक्टर एसिड के लिए हो गया। अब अगर बेस की बात करें तो बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर को चेक करो। मान लो यहां पे देखते हैं CaOH का होल ट्वाइस, अगर इसको फर्निश करोगे तो 2 OH माइनस निकलेगा, इसलिए वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ? 2। अगर NaOH की बात करेंगे तो NaOH से कितना निकलेगा? 1 OH माइनस निकलेगा, इसलिए वैलेंसी फैक्टर 1 हुआ। KOH की बात कर लेंगे तो यहां से भी 1 OH आयन निकलेगा, इसलिए वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 1। अब बात करते हैं साल्ट की। साल्ट को अगर यहाँ पे देखा जाए तो साल्ट में अगर देखा जाएगा तो टोटल पॉजिटिव लेना या टोटल निगेटिव लेना। तो मान लो NaCl आ गया, तो NaCl में Na प्लस प्लस Cl माइनस, एक Na और एक Cl, तो यानी आ गया वैलेंसी फैक्टर 1, चाहे प्लस वाला लो चाहे माइनस वाला। इसी तरह से अगर देख लेंगे Ca3PO4 का होल ट्वाइस, इसको देखा जाए तो ये टूटेगा किसमें? Ca2 प्लस प्लस PO4 के 2 माइनस में। अब देखो इधर Ca3 है, इधर 2 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, फॉस्फेट 2 है, 1 है, 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे होगा क्या? 3 दूना 6, 2 3 6, 6 पॉजिटिव 6 निगेटिव, यानी वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है। अब अगर कोई एलिमेंट आ गया तो एलिमेंट आएगा तो उसकी वैलेंसी जो होती है वही उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। एलिमेंट अगर आ गया तो कोई उसकी जो वैलेंसी होगी वही उसका क्या हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। यहां तक हो गया। तो नॉर्मलिटी को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? ग्राम मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट।
इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलर मास बाय एक्स। बताया भाई, कोई समस्या? एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पे देख लीजिए कि अगर पूछ ले मोलरिटी और नॉर्मलिटी के बीच में रिलेशन, तो रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एक्स, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एक्स, वेयर एक्स इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर हो गया ये, यम क्या हो गई, मोलरिटी हो गई, यम क्या हो गई, मोलरिटी हो गई, और एन क्या हो गई, नॉर्मेलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी और वैलेंसी फैक्टर। ये याद रखना, क्योंकि इसमें बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नॉर्मेलिटी बताओ, मोलरिटी बताओ, तो एक अगर मोलरिटी आ गई है तो उसका वैलेंसी फैक्टर निकाल देना, उसमें मल्टीप्लाई कर देना, तुरंत क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी। नहीं तो उसके लिए अलग से फिर हम लोगों को मशक्कत करनी पड़ेगी, इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट निकाल के फिर ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालो, तब वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वो ध्यान देना, वहां से n इज इक्वल टू m इंटू एक्स से आ जाएगा। तो मोलरिटी भी हो गया आपका ओवर। तो आई थिंक कंसंट्रेशन टर्म्स जितने थे वो हो गए यहाँ पे खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का क्या, राउल्ट लॉ। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं क्या, राउल्ट लॉ का फार्मूला क्या होगा, और राउल्ट लॉ से रिलेटेड कुछ टॉपिक भी लिख दिया हुआ है, ध्यान दो। राउल्ट लॉ में अगर देखा जाए तो ये कहते हैं क्या, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, ये हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं क्या, आगे प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा एक टर्म पी नॉट ए, अगर ए है तो ए हो जाएगा, और यहाँ पे जीटा ए हो जाएगा। अगर पी ए की बात करें, अगर पी बी की बात कर रहे हो तो हो जाएगा पी नॉट बी, जीटा बी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों टर्म याद रखना। यानी पी सोल्यूशन का हम लोग बोल सकते हैं होगा क्या, पी नॉट ए माइनस जीटा बी इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ये होता है पूरा फार्मूला। अगर राउल्ट लॉ किसके लिए होता है, दो वोलाटाइल लिक्विड के लिए अगर बात किया है, तब वोलाटाइल लिक्विड की बात किया है तो ये फार्मूला वैलिड होगा। अगर नॉन वोलाटाइल आ जाएंगे तो नॉन वोलाटाइल में फार्मूला लग जाता है, अगर एक नॉन वोलाटाइल है और एक वोलाटाइल है तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू जीटा बी, ये RLBP करके आता है। अभी इसको आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में समझाऊंगा क्या होगा। ठीक है, तो अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आ गया है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर आया है तो आप लोग फार्मूला ये लगाओगे। अगर वोलाटाइल की बात किया राउल्ट लॉ का, तो PS इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस जीटा बी इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। लेकिन अगर ये आ गया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट तो उसमें रिलेटिव लोअरिंग हो जाएगी, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू जीटा बी, ये वाला फार्मूला लगेगा। राउल्ट लॉ के लिए ग्राफ है, राउल्ट लॉ में हमने ग्राफ बनाया है एक प्रेशर का, वेपर प्रेशर का, और दूसरा मोल फ्रैक्शन का, मोल फ्रैक्शन। अगर इन दोनों में देखा जाए तो जीटा ए 0, जीटा ए 1, जीटा बी 1, जीटा बी 0। यहाँ पे जीटा ए इस फार्मूले में है नहीं, जीटा बी रखो 1, जीटा बी रखोगे 1 तो ये इसमें गुणा होगा, ये इससे कट जाएगा, बचेगा पी नॉट बी, पी नॉट बी। अगर जीटा बी रखा 0 तो जीटा बी 0, तो ये पूरा टर्म 0, तो पी एस इज इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट ए, ये इसके बराबर हो गया। मतलब ये हम लोग का क्या हो गया, पी एस हो गया, और ये वाला जो जा रहा है वो पी ए हो गया, और ये वाला क्या हुआ, पी बी हो गया। ठीक है, तो ये दिया हुआ। अब इसमें कह रहा है आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन वो होता है जो ओबे करे, ओबे राउल्ट लॉ, ओबे राउल्ट लॉ, वो राउल्ट लॉ को फॉलो करे। दूसरा डेल्टा वी मिक्सचर का क्या हो, 0 हो, डेल्टा एच मिक्सचर का क्या हो, 0 हो, और अगला डेल्टा जी इज लेस देन 0 एंड डेल्टा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये दोनों पॉइंट तो आइडियल और नॉन आइडियल दोनों के लिए सेम होगा। तो यहां ध्यान देना कि ओबे राउल्ट लॉ, डेल्टा वी मिक्सचर का 0 होगा, डेल्टा एच मिक्सचर का क्या होगा, 0 होगा। तो राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे तो यही ग्राफ हो जाएगा। अब बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन में, तो यहां पे हो जाएगा डू नॉट ओबे राउल्ट लॉ। ये राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करते, डू नॉट ओबे राउल्ट लॉ। दूसरी कंडीशन आएगी कि डेल्टा वी जो मिक्सचर का होगा वो इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरी कंडीशन ये होगी कि जो डेल्टा एच होगा मिक्सचर का वो नॉट इक्वल टू 0। चौथा पॉइंट ये होगा डेल्टा जी इज लेस देन 0, और पांचवा पॉइंट होगा डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। तो चौथा और पांचवा दोनों सेम होगा।
आइडियल और नॉन आइडियल के लिए बस वो एक डिफरेंट हो। ठीक, पॉजिटिव डेविएशन कह रहा है, तो पॉजिटिव डेविएशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इनका कहने का सेंस होगा कि पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए जीटा ए, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी जीटा बी। राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। दूसरा होगा डेल्टा वी मिक्सचर का जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, डेल्टा एच जो मिक्सचर का होगा वो भी 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो 3 पॉइंट ये। अगर नेगेटिव डेविएशन की बात करेगा तो नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, पी ए जो होगा वो लेस देन हो जाएगा पी नॉट ए जीटा ए से, पी बी जो होगा वो लेस देन हो जाएगा पी नॉट बी जीटा बी से। ये राउल्ट लॉ का हो गया। फिर क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सचर का क्या होगा, 0 से छोटा होगा, और डेल्टा एच मिक्सचर का क्या होगा, 0 से छोटा होगा। ठीक, अब अगर इसी में हम लोग पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन राउल्ट लॉ में देख लिया जाए तो अब इसी ग्राफ में भी चेक कर लो। ग्राफ कैसा होगा, पॉजिटिव वाले का रेड से बनाऊंगा, नेगेटिव वाले का ब्लू से। तो याद रखें, तो पॉजिटिव यानी इसके ऊपर से जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन मतलब इसके ऊपर गया, ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन। अगर नेगेटिव डेविएशन की बात करेगा तो नेगेटिव डेविएशन कहां जाएगा, राउल्ट लॉ से नीचे की तरफ जाएगा, ये हो गया नेगेटिव डेविएशन का। तो यहाँ पे रेड वाला क्या है, पॉजिटिव डेविएशन, और ब्लू वाला क्या है, नेगेटिव डेविएशन का है। तो राउल्ट लॉ भी आपका ओवर हो गया। राउल्ट लॉ में ध्यान देना, फार्मूले में सारे टर्म्स पी नॉट ए का मतलब क्या होगा, ए का पार्शियल प्रेशर, जीटा बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और पी नॉट बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, यहां तक नोट करिए, आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं क्या, हेनरी लॉ की। किसकी बात करेंगे, हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। किसी गैस की सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड के अंदर तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा गैस। यहां पे होगा, ये जीटा गैस की बात कर रहे हैं कि जीटा गैस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है प्रेशर के। तो अब यहाँ पे इस टर्म को हटाएंगे तो P इज इक्वल टू के एच इंटू क्या मिल जाएगा, जीटा गैस, जहां पे ये क्या हो गया, हेनरी कांस्टेंट। और ये जो हेनरी कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। जीटा गैस क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और पी क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, पी हो जाएगा प्रेशर। अब ध्यान दो, यहां पे आपके पास सभी टर्म्स को मैंने बताया, इंपॉर्टेंट क्या है, के एच किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे। दूसरी बात यहां पे ध्यान देना, के एच जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, KH जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, सॉल्युबिलिटी घटेगी, ये ध्यान रखना। KH ज्यादा सॉल्युबिलिटी घटेगी। और दूसरी बात, अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, T फॉर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो KH क्या होगा, बढ़ेगा, KH बढ़ेगा। और जब KH बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ाया, KH बढ़ा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी, सॉल्युबिलिटी घटेगी। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर जितना कम होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, टेम्परेचर जितना कम होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ये हो गया इनका हेनरी लॉ का। क्लियर सारे टर्म्स। चलिए अब आते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, द नेचर विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर्स पे डिपेंड करती है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां ध्यान दो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहला आता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब कह रहा है क्या कि जो राउल्ट लॉ का था तो वो दो वोलाटाइल लिक्विड के लिए था, अगर उसके अंदर हम लोग कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दें तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो घट जाता है। जैसे पानी है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, अगर आप उसमें चीनी मिला दो, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हुआ। अब ये चीनी अपने से तो गायब होगा नहीं, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हुआ, जैसे ही मिलाया तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो घट जाता है, यानी पानी कम टेम्परेचर पे जो उबल रहा था वो सप्रेस हो गया। तो वो कितना सप्रेस हुआ वो डिफाइन करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसका फार्मूला आता है P0 - PS अपॉन P0 इज इक्वल टू जीटा बी।
अब जीटा बी क्या होता है, NB अपान NB प्लस NA ये होता है। अब अगर NB बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया, तो यही फार्मूला हो जाता है P नॉट माइनस PS अपान PS इज इक्वल टू NB अपान NA। ध्यान देना, दोनों फार्मूला आप यूज कर सकते हो, बस ये ध्यान देना है कि अगर P नॉट माइनस PS अपान P नॉट है तो जीटा बी NB अपान NB प्लस NA करोगे। अगर बहुत ज्यादा छोटा टर्म्स आ गया तो P नॉट माइनस PS अपान PS इज इक्वल टू NB अपान NA कर देना, जो कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला। ठीक, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्या मान लो हमारा एक प्योर सॉल्वेंट था, तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ते हुए, ध्यान देना, ऐसे बढ़ते हुए बढ़ते 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 वेपर प्रेशर यहाँ पे जाके आ गया प्योर सॉल्वेंट का। अब जब सोल्यूशन बना तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ते 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 यहाँ पे आ गया, ये हो गया प्योर सोल्यूशन का। अब अगर इन दोनों के टेम्परेचर को देखा जाए तो इसके टेम्परेचर को ले लो और इसको टेम्परेचर को ले लो। ये सॉल्वेंट कहा तो इसको हमने मान लिया T नॉट बी और इसको हमने मान लिया क्या, TB। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमने मान लिया TB और सॉल्वेंट का मान लिया क्या, T नॉट बी। तो अब इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो यही तो डिफरेंस आ रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, डेल्टा TB। तो पहले से क्या हो गया, बढ़ गया, पहले से क्या हुआ, बढ़ा, पहले से बढ़ा, तो डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, TB माइनस T नॉट बी। TB में से T नॉट बी को हटा दो तो वही क्या हो गया, डेल्टा TB। अब दूसरा इसका फॉर्मूला क्या आता है, तो फॉर्मूला इसका आता है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। अगर डेल्टा TB देखा जाएगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, KB क्या होगा, KB होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ये होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट ये हो जाएगा। इनकी यूनिट इंपॉर्टेंट है भाई, यूनिट इसकी होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल या मोल इनवर्स, इसकी यूनिट होती है। तो यूनिट इसकी क्या हो गई भाई, केल्विन किलोग्राम पर मोल। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। और यहाँ पे खास बात ये ध्यान रखना, स्मॉल m क्या हो गई, मोलैलिटी हो गई, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी को आपको फार्मूला बता दिया हूं, यहां मोलैलिटी को रख के एक्सपेंड कर लेना, ग्राफ इनका ये आएगा। ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो दो तरह का बॉइलिंग पॉइंट्स में अगर एक टर्म आता है, नया टर्म, जिसको हम लोग बोलेंगे एजियोट्रॉप, ये भी आपके सिलेबस में एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप क्या होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है। एजियोट्रॉप क्या होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होगा। तो अब अगर एजियोट्रॉप देखा जाए तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, तो ये दो तरह का हो सकता है, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो यहां पे जो मैं बना रहा हूं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और ये जो है वो है क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होगा, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, यानी दो मिक्सचर को मिलाया और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कांस्टेंट, उसको बोल दिया क्या, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो ये हमने लिया टेम्परेचर का और ये लिया हमने एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन, ये मिक्सचर का टेम्परेचर का एक्सटेंड है और ये एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन का है। तो मान लिया हमने 5%, 10% या 20%, 50% पे ये मिला और दोनों को मिलाने के बाद कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मिला। तो ये कह रहा है कि अगर इनका दोनों के टेम्परेचर से, अगर मान लिया हमने ये TA है और ये TB है और इन दोनों के टेम्परेचर से ज्यादा, भाई अगर देखा जाए तो इन दोनों के टेम्परेचर से क्या है, ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ ज्यादा। तो जब ज्यादा होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का ग्राफ ये बन जाएगा आपका इस तरह का कुछ। ठीक, अगर हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात करेंगे तो देखो दोनों के टेम्परेचर से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, दोनों के टेम्परेचर से कम। और जब दोनों के टेम्परेचर से कम आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का ग्राफ हम लोग का ये बनेगा। ठीक, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड था, इसलिए बता दिया। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T नॉट बी, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, M इज इक्वल टू मोलैलिटी और KB क्या हो गया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर होगा एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, यूनिट क्या होगी, केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा भाई, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को भी समझ लो। अगर मान लो हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट था, हमारा इसका हमने फ्रीज किया तो ये इस पॉइंट पे आके फ्रीज हो गया, कहां पे होगा, इस पॉइंट पे। इसको हमने नाम दे दिया क्या, T नॉट F,
क्या नहीं दिया, टी नॉट एफ। लेकिन जब इसका सोल्यूशन बनाया गया, तो जब इसका सोल्यूशन बना तो ये आके यहाँ पे फ्रीज हुआ। कहाँ पे फ्रीज हुआ भाई, ये यहाँ पे आके फ्रीज हुआ। सपोज ये कह रहे हैं जब यहाँ पे आके फ्रीज हुआ तो इस टेम्परेचर को देखा जाए, इसका नाम दे दिया क्या, टीएफ। क्या दिया भाई, टीएफ। यानी इनमें एक इस तरह का डिक्रीजमेंट आया भाई, ये डिक्रीजमेंट। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं क्या कि अगर हमारे पास ये आया तो प्योर सॉल्वेंट था, उसका टी नॉट एफ था, सोल्यूशन आया इसका टीएफ आ गया। तो अगर हम डेल्टा टीएफ लिखें, डेल्टा टीएफ क्या हो गया भाई, इन्हीं के बीच का ये डिफरेंस, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन घटा, कितना घटा, इसी को बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या होगा, टी नॉट एफ बड़ा है तो इसलिए टी नॉट एफ माइनस क्या हो जाएगा, टीएफ हो जाएगा। टी नॉट एफ माइनस टीएफ, डेल्टा टीएफ हो गया। इसी चीज को हम आगे एक्सपेंड करेंगे तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, वही कहानी फिर आ जाएगी। एम क्या हो जाएगी भाई, मोलेलिटी। एम क्या हो गई, मोलेलिटी। और के एफ क्या होगा, यहां पे होगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। या इसी को हम लोग बोलेंगे, इसी को बोलेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये हो जाएगा आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसकी यूनिट, यहाँ पे यूनिट ध्यान देना, यूनिट क्या होगी भाई इसकी, तो यूनिट होगी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, इसकी भी यूनिट वही होती है। ठीक, अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि मान लो कि सबसे पहले तो ऑस्मोसिस समझ लो। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है, द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन या टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। अगर सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही है तो सॉल्वेंट, इधर सॉल्वेंट है और इधर क्या बना हुआ है, सॉल्यूशन। तो अब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे ऑस्मोटिक, ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर होगा तब, नहीं होगा तो डिफ्यूजन बोल देना। ठीक, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अगर बोला तो गलत होगा, ये ध्यान देना। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ नहीं, हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन किसकी ली जाएगी, सॉल्वेंट की ली जाएगी। तो सॉल्वेंट के हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट की लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। लेकिन अगर सॉल्यूशन बोलेगा तो सॉल्यूशन की लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन की हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। मतलब बात यही है, सॉल्यूशन का हायर कंसंट्रेशन इधर है, सॉल्यूशन की लोअर कंसंट्रेशन इधर है, यानी जो नेट मूवमेंट सॉल्वेंट का हो रहा है वो सॉल्वेंट के हायर और सॉल्यूशन के लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट के लोअर कंसंट्रेशन की तरफ और सॉल्यूशन की हायर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है। उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा, सॉल्यूशन की कम, तो नेट मूवमेंट इधर हो गया। अब ये कह रहा है क्या, एक ऐसा प्रेशर लगा दे, एक ऐसा प्रेशर लगा दे, पीएटीएम तो लग ही रहा था, उसमें पाई और लगा दो, यानी एक ऐसा प्रेशर इसके ऊपर हम लोग लगा दे, ये जो पाई आ रहा है यही क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी इस प्रोसेस को अब रोक दिया जाए, इस प्रोसेस को अगर रोक दिया जाएगा तो उसी को बोलेंगे क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसा प्रेशर जो उनको रोक दिया, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को, उसी को बोलेंगे क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, पाई इज इक्वल टू फार्मूला आएगा CRT। क्या आएगा भाई, CRT, वेयर C इज इक्वल टू मिलेगा कंसंट्रेशन, और जो कंसंट्रेशन आप लेंगे वो किस में लेंगे, M इज इक्वल टू मोलरिटी। क्या होगा, मोलरिटी होगा। और R इज इक्वल टू होगा 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये हो जाएगा। और अगर T की बात करेंगे तो T क्या होगा हमारे पास, टेम्परेचर, और टेम्परेचर को किस में लेना है, केल्विन। तो इतना डाटा याद रखना। पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, CRT, या पाई इज इक्वल टू MRT। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस वो होता है कि इस पे और प्रेशर डाल दो ताकि ये प्रोसेस उल्टा होने लगे। ये प्रोसेस कैसा होने लगे, उल्टा होने लगे, यानी मूवमेंट इधर होने लगे, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। फिर इसी में 3 टर्म आते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। क्या क्या आएगा भाई, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो यहां ध्यान दो, आइसोटोनिक
ऐसा सोल्यूशन जिसमें दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर, सोल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट है उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यानी अगर आइसोटोनिक बोला है तो आइसोटोनिक, यहाँ पे आइसोटोनिक, ठीक, आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में वेपर प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। जब सेम हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर वेपर प्रेशर नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर जब सेम होगा तो उसको बोलेंगे आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक क्या होगा, एक का ज्यादा हुआ तो एक का जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक, जो दूसरे का कम हुआ उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। जिसका ज्यादा उसका हाइपरटोनिक, जिसका कम हुआ उसको हाइपोटोनिक, और अगर दोनों बराबर होगा तो इसको बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो ये हो गया क्या आपका पूरा का पूरा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब बात करेंगे क्या, एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की, और यही होगा आपका लास्ट पॉइंट। तो चलिए बच्चों बात करते हैं अब हम लोग अपने इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे, और लास्ट पॉइंट है हम लोग का क्या, एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, आई थिंक आपको एबनॉर्मल कॉलीगेटिव, कोई बात नहीं, दिख नहीं रहा होगा, कट गया थोड़ा सा। एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर में आएगा आई, आई होता है वांट हाफ फैक्टर। जैसे आई को कैलकुलेट कैसे करते हो, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास कर दोगे तो आई आ जाएगा वांट हाफ फैक्टर। अगर ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है और कैलकुलेटेड, एक आपको दिया हुआ और एक आप कैलकुलेट कर रहे हो, दोनों को डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा, आई आ जाएगा। और आई दूसरी तरह से निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन ऑफ आर डिसोसिएशन, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो आफ्टर ऊपर रहेगा, बिफोर नीचे रहेगा, इस तरह से आई निकाल लोगे। अब अगर एसोसिएशन हुआ, एसोसिएशन का मतलब मिल रहा है, और एसोसिएशन का मतलब मिलेंगे तो मतलब एन ए था और ये जाके मिल गए ए एन हो गए, ये हो गया एसोसिएशन। ये क्या हो गया भाई, एसोसिएशन, यहाँ इसके नीचे में आ गया ए एन, एसोसिएशन। अब इसी का उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन होगा। एसोसिएशन के लिए आई जो होगा वो हमेशा एक से छोटा होगा, डिसोसिएशन जो होगा वो आई एक से ज्यादा होगा, डिसोसिएशन क्या होगा, एक से ज्यादा होगा, एसोसिएशन एक से कम होगा। दूसरी बात याद रखना कि अगर i इज इक्वल टू 1 आ गया, कितना है भाई, i इज इक्वल टू 1, तो अगर i इज इक्वल टू 1 आया तो यहाँ पे नो एसोसिएशन, नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन। अगर i हाफ आ गया, i कितना आ गया, आधा, तो ये समझ जाना कि वो डाइमर है। वो क्या है भाई, डाइमर है। तो यानी जो आई है वो आधा आ रहा है, मतलब एक से क्या है, छोटा है, और जब एक से छोटा हो गया तो एसोसिएशन हुआ। यहाँ पे हमारे पास 2a था, मिलके क्या बना लिया, a2 बना लिया, मतलब ये डाइमर हो गया। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा, आई की वैल्यू एक से ज्यादा होगी तो क्या होगा, डिसोसिएशन। यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, अल्फा क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, माइन प्लस एन इंटू अल्फा, एन इंटू अल्फा। यहाँ पे अगर एसोसिएशन की बात करेंगे तो आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। लेकिन अगर अल्फा एसोसिएशन की बात करेंगे तो 1 माइनस आई अपान 1 माइनस 1 बाई एन, और जहां पे 1 बाई एन क्या होगा, एक से हमेशा छोटा। और यहीं पे अगर अल्फा डी की बात कर लेंगे डिसोसिएशन, तो आई माइनस 1 अपान एन माइनस 1 होता है। तो ये फार्मूला एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के लिए होता है। अब यहां से आई आ गया तो आई की वैल्यू सभी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में उठाकर रख दो तो वो हो जाएगा एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे आरएलवीपी, तो पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू आई इंटू जीटा बी, आई क्या हो गया, वांट ऑफ फैक्टर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, तो ये हो गया क्या आपका वांट ऑफ फैक्टर। अब यहां पे ध्यान रखना के बी फॉर वाटर, के बी फॉर वाटर इज इक्वल टू होता है 0.52, 0.52, और यहाँ पे के एफ फॉर वाटर जो होता है H2O वो होता है 1.86। ये जरूर याद रखना, अगर क्वेश्चन में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो ये याद कर लीजिए। ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, पाई इज इक्वल टू आई इंटू एम इंटू आर इंटू टी। तो ये रहा पूरे चैप्टर का आपका सबका सब फार्मूला, जिसमें जितना डिटेल हो सकता था पूरा एलेबोरेट कर दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक बहुत अच्छे से तैयार करिए, पेपर आपके अच्छे हों। ऑल द बेस्ट।